हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे संपूर्ण हल देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, साथ में आप सभी को ओएमआर सीट को बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे भरना है ये भी आपको बताएंगे। साथ में फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान में जो मानचित्र से संबंधित जो सवाल आते हैं ये भी आपको हल करके बताएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ में आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखना है सभी तरीका आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आप सामाजिक विज्ञान के यहाँ संपूर्ण हल देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, देखिए, आपको जब भी प्रश्न पत्र मिलेगा सामाजिक विज्ञान का तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा कि ऊपर लिखा रहेगा अनुक्रमांक, और यहाँ पे अनुक्रमांक आपको लिखना रहेगा और यहाँ पे क्या करना रहेगा, अपना प्रश्न पत्र जो रहेगा वहाँ पे नाम लिखना रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, सामाजिक विज्ञान का जब पेपर मिलेगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा समय, जिसमें आपको बताया रहेगा कि कितना समय आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और ये पूर्णांक जो रहेगा टोटल 70 नंबर का रहेगा। फ्रेंड्स, नोट में आपको स्टार्टिंग में जो दिया रहेगा उसको आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, नोट में क्या है कि 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र जो है पढ़ने के लिए समय रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे, उसको भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए जाते हैं, उसको भी आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आपको पहले बता चुके हैं, एक बार ये आपको दिखा देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा निर्देश को। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न को हल करके ओएमआर सीट कैसे आपको भरने का तरीका समझाते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी 20 प्रश्न रहेंगे और 20 प्रश्नों को हल करके आपको इस प्रकार के जो ओएमआर सीट मिलेगा आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको भरना है। देखिए, कैसे भरना है आपको बहुत सिंपल तरीका से समझाने वाले हैं। पहले फ्रेंड्स, जब मिलेगा आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ के उस पर उसका सही जवाब पहले लगा लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे प्रश्न जो है इसका आपको सही जवाब हम लगाए हैं, इसको ओएमआर सीट पे भर के भी बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल जो है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब बी वाला है, जूसेपी मेत्सिनी। इसे आपको ओएमआर सीट पे भरना सिखाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दूसरा नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला है, कैसर विलियम प्रथम। इसे ओएमआर सीट पे अभी भरेंगे। फ्रेंड्स, पहले आप क्या कीजिएगा, 20 प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के उसे आप क्या कीजिएगा कि पहले आप इस तरह टिक लगा लीजिएगा। लगाने के बाद उसे आप क्या कीजिएगा, लास्ट में भरना है। ठीक है, लास्ट में भरेंगे जिससे आपका समय बचेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा नंबर का क्या है, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो असीमित राजतंत्र था। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, चौथा नंबर का है कि ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। इसका मुख्य कारण जो था बी वाला ऑप्शन सही है, इसका कृषि उत्पादों में अधिकता। ठीक है, इस प्रकार से इसको निशान पर लगाइएगा। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 5वां नंबर का सवाल आपका क्या है कि 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो इसे याद रखिएगा, जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था अमेरिका में आयोजित किया गया था। इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसको लगा लीजिएगा टिक्स। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, 6वां नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, संघ सूची में जो आता है सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, शिक्षा आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा, शिक्षा। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर के प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए, 7वां नंबर का जो सवाल है फ्रेंड्स, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप याद रखिएगा, जो श्रीलंका है उसमें जो बहुसंख्यक वर्ग है वह सिन्हली है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप सही लगा लीजिएगा। ठीक है, इस तरह पहले निशान लगाइएगा कौन कौन सा आंसर सही है। फिर ओएमआर सीट देखिएगा कैसे कम समय मात्र आप फ्रेंड्स ओएमआर सीट को 5 सेकेंड में भर लेंगे। जैसे बता रहे हैं उसी तरह पहले आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो वह है आपका भारत में जो होता है संघात्मक शासन नहीं है। आपका देखिए फ्रेंड्स, 9वां नंबर का सवाल क्या है कि महात्मा गांधी जी का विचार था। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, जब ध्यान से पढ़ेंगे तो पहला वाला जो सवाल है इसका सही जवाब है कि महात्मा गांधी जी का जो विचार था, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद 10वां नंबर का सवाल देखते हैं। फ्रेंड्स, 10वां नंबर का सवाल देखिए क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए, पारदर्शी शासन हुआ, वैध शासन हुआ, उत्तरदायी शासन, ये सभी जो ऑप्शन है आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो लोकतंत्र से जो संबंधित है आपका पारदर्शी शासन और वैध शासन और उत्तरदायी शासन, ये सभी आपका क्या है, संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपका 10वां का डी वाला हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। आपका अगला नंबर का सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो सीढ़ीदार जो खेती की जाती है, यह आपके प्रश्न कई बार आ चुके हैं और ये देखिए पेपर में आ भी चुका है। इसका सही जवाब क्या होगा, सी वाला, उत्तराखंड होगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो ऑप्शन इसका देखिए, इन सभी चारों में ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो इसका सही जवाब सी वाला, सॉरी दोस्तों, ए वाला सही जवाब होगा, चावल। आपका अगला नंबर का 13वां नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स क्या है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही जवाब सी वाला होगा, थोरियम। थोरियम जो होता है फ्रेंड्स मोनाजाइट में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 14 नंबर का सवाल देखिए, आप देख लीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कच्चे माल के रूप में जो चूना पत्थर में जो होता है कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो सीमेंट होता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 15वां नंबर का सवाल क्या है कि निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर थी और 2017 के अनुसार बताना है। तो था आपका श्रीलंका का। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, पहले निशान देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए पहले से लगाए हैं जिससे आप कम से कम समय में आप OMR शीट भर के और सभी प्रश्नों का आंसर आपको बता सकें। ठीक है, चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए 16वां नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखिएगा, जो खनिज धात्विक के रूप में आता है वो होता है लौह अयस्क। फ्रेंड्स देखिए, लोहा जो होता है, लौह होता है, धातु के अंतर्गत आता है, इसलिए खनिज धात्विक के रूप में लौह अयस्क कहा जाता है। ठीक है, 17वां नंबर का क्या है फ्रेंड्स, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है। तो एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में जो उत्पादन में सम्मिलित किया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला नंबर का सवाल देखिए फ्रेंड्स, एंथ्रासाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। तो देखिए फ्रेंड्स, एंथ्रासाइड जो है आपका कोयले से संबंधित है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एंथ्रासाइड का जो संबंध है कोयला से है। अगला नंबर का सवाल 19वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो 1970 में किया गया था। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। 20वां नंबर का देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका सही जवाब सी वाला ऑप्शन होगा, उद्यमों की स्वामित्व। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 20 नंबर का जो है इसे OMR शीट पे आपको भरना कैसे, आपको तो बता चुके हैं कि ये आपका प्रश्न है, इसका आंसर ये होगा। जब इसे ट्रिक लगा लेंगे तो OMR शीट पे देखिए कम समय में कैसे भर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, OMR शीट पे आपको इसको भर के बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको OMR शीट इस प्रकार से मिलेगा तो इस पे बगल में यहाँ पे आपको कुछ निर्देश दिए होंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको निर्देश देने से पहले आप ये समझ लीजिए कि आपको बोर्ड के एग्जाम में जो OMR शीट भरना है, आप ब्लू पेन से भी भर सकते हैं, ब्लैक पेन से, दोनों पेन में से किसी से भर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको हम कह रहे हैं कि आप ब्लैक पेन से भरिएगा, अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप ब्लैक पेन से भरिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब इस प्रकार का OMR शीट मिलेगा तो यहाँ पे पहले रहेगा गोले का भरने का तरीका। देखिए फ्रेंड्स, गोले में कभी भी आपको इस तरह काट पीट नहीं करना है और कभी भी इस तरह आपको आधा नहीं भरना है और न कभी इस तरह किनारे में भर के छोड़ना है, न कभी बीच में डाट और न कभी आपको आधा अधूरा। इस प्रकार से कभी गोला को नहीं भरना है। गोले को सही भरने का जो तरीका है फ्रेंड्स, ब्लैक पेन लीजिएगा, इस तरह पूरा का पूरा इस तरह भरिएगा, तो पूरा इसको आप रंग दीजिएगा। अभी आपको भर के भी बताएंगे, ये आपको संकेत के रूप में बताया जाएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जिला का कोड, जहाँ पे आपका पेपर जिस जिला के होंगे वहाँ पे आपका कोड रहेगा। यहाँ पे केंद्र का नाम रहेगा आपका, यानी कहाँ पे आपका क्या परीक्षा हो रहा है वहाँ केंद्र का कोड का नाम होगा। फिर फ्रेंड्स आपके प्रवेश पत्र पे जो अनुक्रमांक रहेंगे यहाँ पे भरना रहेगा। फिर इसके साथ में फ्रेंड्स जो विषय का कोड होगा, विषय का कोड यहाँ पे आपको भरना है। इसके साथ में आप यहाँ पे सामाजिक विज्ञान रहेगा तो सामाजिक विज्ञान आपको लिखना रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बता देते हैं विषय का कोड क्या होता है, उसको बता देते हैं कि विषय कोड आप देख लीजिए पहले। देखिए फ्रेंड्स, जब ये प्रश्न पत्र आपके सामने रहेगा तो इस प्रकार से मिलेगा ना, तो यहाँ पे जो 824 लिखा रहेगा फ्रेंड्स, यही आपका विषय कोड रहेगा जो यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा,
लिखा रहेगा। और प्रश्न पत्र संख्या कौन सा है, तो यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या जैसे 932 है तो 932 आपका यहाँ पे लिखा रहेगा कि प्रश्न पत्र संख्या ये है। इतना चीज़ लिखा रहेगा, यदि नहीं लिखा रहेगा तो आप प्रश्न जो पेपर रहेगा उसमें से देख के यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब आपका प्रश्न पत्र मार्क सीरीज इसको भरना रहता है, आपको ये भरेंगे क्या, यहाँ पे क्या भरना रहता है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो यहाँ पे फ्रेंड्स EX लिखा है ना, यहीं पे फ्रेंड्स आपको भरना रहेगा। EX लिखा है तो यहाँ पे क्या भरेंगे, ई भरिएगा और यहाँ पे क्या भर लीजिएगा, यक्स भर लीजिएगा। अब भरने के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या करना रहेगा आपको, इसमें जो आपका खाली स्थान रहेगा यहाँ पे ई खोजिएगा है कहाँ पे, उसको गोला करना रहेगा। ई यहाँ पे देखिए ई को आप क्या कर लीजिएगा, इस तरह पूरा गोला कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह आपको क्या करना है, ई को पूरा इस तरह गोला कर लीजिएगा। यक्स है, यक्स क्या है देख लीजिए, यक्स यहाँ पे है तो ई यक्स को क्या कीजिएगा, यहाँ पे पूरा इस तरह भर लीजिएगा, पूरा इस तरह गोला कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि आपको मार्क सीरीज यहाँ पे प्रश्न पत्र का मार्क जो सीरीज दिया है वो सीरीज यहाँ पे भर लिया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आप इसका आंसर दिया है, जो आप प्रश्न लगाए ना उसका आंसर देखिए कैसे लगाएंगे आप। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप क्या है आपका बहुविकल्पी प्रश्न में जो पहला आपका क्या है, पहला का बी वाला सही है ना, तो आप ऐसे लिखिएगा। देखिए पहला प्रश्न ये है, पहला प्रश्न में ध्यान से देखें ABCD, इसमें से आपको सिर्फ बी भरना है, ध्यान से भरिएगा फ्रेंड्स। यदि एक बार गलती भरा गया तो उसे आप न काट सकते हैं, न इरेज कर सकते हैं, न किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए आप ध्यान से भरिएगा। पहले का बी है तो पहले का बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स दूसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। इसी तरह भरना है फ्रेंड्स, सभी प्रश्नों को आपको इसी प्रकार से भर के बताते हैं। दूसरा क्या है फ्रेंड्स ना, यहाँ देखिए दूसरा नंबर का ए कहाँ पे, दूसरा ए है तो यहाँ पे ए वाला भर लीजिए। इस तरह जैसे भर रहे हैं उसी प्रकार से आपको भरना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स तीसरा का बी है ना, तीसरा का बी भरिए। इसीलिए फ्रेंड्स आपको पहले बता रहे थे कि पहले सभी जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों का आप टिक लगा लीजिए, इसीलिए यहाँ पे पहले टिक लगाएंगे, तब उसके बाद आप OMR शीट भरिएगा, कभी भी आपसे प्रश्न गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स चौथा नंबर का बी है ना, तो चौथा का आप बी भरिए। चौथा नंबर है बी ए है तो चौथा में बी ए भरिएगा, ठीक है। 20 प्रश्नों को आपको भर के बता रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए पाँचवा का क्या है, बी है ना, तो पाँचवा के यहाँ क्या भरेंगे आप, बी वाला भरिएगा। पाँचवा का बी है तो बी भर लीजिए, ठीक है। पाँचवा बी भर लिए। अब देखिए फिर छठवां नंबर का क्या है, छठवां का सी है ना, यहाँ छठा नंबर देखिए प्रश्न क्या है, छठवां ये है सी, यहाँ पे है तो सी भर लीजिए, इस तरह छठवां का सी भर लिए, ठीक है। अब देखिए फिर छठवां हो गया। चलिए आप सातवां नंबर का सवाल को भरते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए फिर सातवां का भी आपका सी वाला सही है, तो यहाँ पे सातवां देखिए ये है ना आपका, सातवां का सी है तो सातवां का इस तरह सी भर लीजिएगा, सातवां का सी हो गया। अब आठवां का देखते हैं फिर, आठवां का कौन सा नंबर सही है आपका, आठवां का देखेंगे तो आठवां का ए सही है, तो आठवां का ए भरिए। देखिए आठवां ये है और यहाँ पे क्या कीजिए ए भर लीजिए, ठीक। आठवां का ए भर लिया आप। चलिए आठवां के ए भरने के बाद नौवां नंबर का देखिए, नौवां का क्या है आपका, ए वाला सही है ना, देखिए नौवां का देख लीजिए ए वाला सही है, ए यहाँ जवाब भरिए, 9 का ए। देखिए फ्रेंड्स इस तरह आप एक बार टिक लगा लिया है ना, तो कितने सिंपल तरह से OMR शीट भर, मुश्किल से 5 सेकंड में फ्रेंड्स OMR शीट पूरा कंप्लीट भर लेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से बताएं इसी तरह बोर्ड के एग्जाम में आप भरिएगा। देखिए 10वां का क्या है, 10वां का डी है ना, 10वां का यहाँ पर क्या भरेंगे आप, 10वां का डी। देखिए 10वां का ये आपका डी हो गया, 10वां का डी भर लीजिए। देखिए कितना जल्दी जल्दी ब्लैक पेन है और जेल कितना जल्दी जल्दी आप भर ले रहे हैं, ठीक है। समय भी बचत होगा और आपका प्रश्न भी गलती नहीं होगा। 11वां का सी देखिए फ्रेंड्स, 11वां का सी है ना, तो देखिए ये 11 नंबर है और सी ये है आपका, तो यहाँ पे भर लीजिए, 11 का सी हो गया। अब चलिए 12 नंबर का देखते हैं, 12 के ए है तो 12 के ए भरिए। देखिए जल्दी जल्दी इसी तरह आपको भरना है जैसे बता रहे हैं, ठीक है। देखिए गलती भी नहीं होगा आपसे। 13वां का क्या है, सी है ना, तो 13वां का सी भर लीजिए। देखिए 13वां का सी हो गया। 14 नंबर देखिए 14 का भी सी है तो 14 का सी भरिए। देखिए 14 का आपका क्या हो जाएगा, सी, 14 हो गया। अब 15वां देखिए, 15वां का क्या है आपका, 15 नंबर का भी सी है तो 15वां का सी भर लीजिए। ये 15 हो गया, ठीक है। चलिए 16वां नंबर का सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड 16वां का भी सी है ना, तो यहाँ पे 16वां का क्या भरेंगे, 16 नंबर ये है और 16वां का सी है तो 16वां का सी भरेंगे,
ठीक है, पूरा कंप्लीट बताएंगे फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो का आप 1 सेकेंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, जिससे आपके मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रह जाएगा कि आपको पेपर कैसे हल करना है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना है, आंसर सब डाउट आज क्लियर हो जाएगा। 17वां का देखिए बी है, तो 17वां का बी भर लीजिए यहाँ पे, देखिए 17वां का बी है, तो यहाँ पे बी वाला भर लीजिए, हो गया। 18वां चलिए देखते हैं, 18 नंबर का सी है, तो 18वां का सी भरिए, देखिए 18 नंबर का आपका सी हो गया। 19वां का देखिए क्या है, 19 का भी सी है, तो 19 का भी सी भरिए, 19 का सी। फिर इसके बाद 20वां का देखिए, 20वां का भी सी है, तो 20वां नंबर का भी सी है भरिए आप, ठीक है। देखिए ये आप कितना कम समय में भरें, आप देखिए इसी तरह आपको भरेंगे ना तो कभी बोर्ड के एग्जाम में कभी भी प्रश्न एक गलती नहीं होगा आपसे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब चित्रकला का विषय रहेगा तब वहाँ पे भरना रहता है, छोड़ दीजिएगा आप, ये भी आपको ऑप्शन छोड़ना है। अब देखिए परीक्षार्थी के साथ आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर कीजिएगा, यहाँ पे आपका केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगेगा, वो लगाएंगे स्कूल वाले, और यहाँ जो आपके अध्यापक होंगे वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना और इसको छोड़ना है। अब देखिए फ्रेंड, जो नीचे वाले एक कैंची का निशान है, तो यहाँ से आपको काट के जो एग्जामिनर होगा आपको दे देगा, ये आप घर ला सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे भरना क्या है फ्रेंड्स, समय मिलेगा तो भरिएगा, नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है भरना, लेकिन आपको बता देते हैं कि आपके पास समय रहेगा तो यहाँ पे क्या भर सकते हैं। जैसे देखिए पहले का यहाँ पे बी भरे हैं ना, यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा, बी भरिएगा, दूसरे का ए वाला सही है तो दूसरे का ए कर लीजिएगा। इसी तरह 20 प्रश्न को जो आप यहाँ पे भरे हैं ना, 20 प्रश्न को इसके सामने लिखना रहता है, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका जो अध्यापक होंगे वह हस्ताक्षर करेंगे और यहाँ पे मुहर लग जाएगा, और यहाँ पे जो भरना रहेगा अनुक्रमांक है सब भर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला अक्षर क्या था मार्गशीर्ष का, EX है ना, तो यहाँ पे क्या भरना है आपको, EX भरना है, क्या भरना है, EX, और इस वाले खाना को आपको छोड़ देना रहेगा। जब ये कला का रहेगा ना तो उस समय आपको यहाँ पे भरना रहता है कि आप आलेखन कला वाला हल कर रहे हैं या प्राविधिक कला, जो प्रश्न हल करेंगे उसको यहाँ पे घेरना रहता है, यहाँ पे टिक लगाना रहता है ना, टिक लगा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये OMR सीट से संबंधित कैसे आपको भरना है, कैसे हल करना है, सभी OMR सीट से संबंधित प्रश्न था, इसको हल करा दिए। अब चलिए फ्रेंड्स, आपको खंड ब वाला हल कराते हैं, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न है कि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी पे कैसे लिखना है उसे बताने वाले हैं, ठीक है। देखिए खंड ब अभी स्टार्ट होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, और ये टोटल कितने नंबर के, 50 नंबर के रहेंगे। ये आपके लिए फ्रेंड्स 2024 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए ये प्रश्न पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल है, ठीक है। इस प्रश्न पत्र का यहाँ पे संपूर्ण हल फ्रेंड्स जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 80 शब्दों में, देखिए फ्रेंड्स 80 शब्द से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई गिन के नहीं लिखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रश्न को आप हल कैसे करेंगे, बोर्ड के एग्जाम में पूरा हल करके इसका आंसर आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, 2 कारण बताइए। ये आपका 2+2 यानी 4 नंबर का। अथवा में है, 19वीं शताब्दी के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए कि इन 2 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से किसी एक ही प्रश्न को हल करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका आप आंसर आप अपने कॉपी पे लिखेंगे कैसे। देखिए फ्रेंड्स, जब कॉपी मिलेगा तो आप एक स्केल भर, पूरा एक स्केल भर यहाँ से जगह छोड़ के आप इस तरह 2 लाइन खींच लीजिएगा, जिससे देखने में आपको ये सुंदर कॉपी लगे। फिर इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, खंड ब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे खंड ब लिख लीजिएगा। यहाँ से लिखने के बाद क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, इस तरह स्केल से आप इस खींच लीजिएगा ना, जिससे आपको ये एकदम स्वच्छ एवं सुंदर कॉपी लगे। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पहला वाला सवाल हल कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 1। लिखने के बाद फ्रेंड्स इस तरह आप स्केल से इसे भी खींच लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आपको हेडिंग बनाना है ना, तो देखिए हेडिंग बनाने का भी तरीका होता है, आप अच्छे से हेडिंग बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाया जाता है बता रहे हैं आपको प्रश्न से ही आपका एक हेडिंग बनकर तैयार हो जाता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, देखिए पूछ क्या रहा है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई। यहाँ से उठाइएगा, लिखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट के कारण पूछा ना, तो लिखिएगा यहाँ तक गिरावट और लिख दीजिएगा कारण, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट के कारण, आपके हेडिंग बनकर तैयार हो गया। अब देखिए ये हेडिंग आपका तैयार है सामने ना, देखिए क्या है, 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट के कारण, ये हेडिंग बना लेंगे आप, और स्केल से खूब ऐसे बाकायदे से आप इसे साफ सुथरा खींच लीजिएगा। खींचने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपको क्या करना है, इसी को दोबारा लिख लीजिएगा कापी। देखिए कैसे लिखेंगे, बस देखते रहिए फ्रेंड्स, आप एक बार देख लेंगे तो आप अच्छी प्रकार से सामाजिक विज्ञान का पेपर में किसी प्रकार का आपको लिखने में कापी किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
देखिए क्या है फ्रेंड्स, लिखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट के दो निम्नलिखित कारण, जो ऊपर लिखे हैं ना उसी को लिखा है। देखें यहाँ पे 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट के दो कारण निम्नलिखित है, लिख लिए। अब कारण यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, कारण क्या है, देखिए आप पढ़े होंगे, थोड़ा सा भी समाज विज्ञान पढ़े होंगे, तो कपड़ा निर्यात में गिरावट के मुख्य कारण क्या थे कि जो आपके ब्रिटिश या इंग्लैंड के जो भारत पे राज्य करते थे वो यहाँ से कपास वपास लेके विदेश में सस्ते दामों पे बेचा करते थे। यहाँ के सूती कपड़ा भी विदेश में सस्ते दामों पे बेचते थे, जिससे भारत में क्या हो गया, कपड़े के निर्यात में गिरावट आ चुकी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, उसी को अपने शब्दों में कैसे लिखना है बस ध्यान से देखिए। पहला आप डालिएगा, इसलिए कि दो कारण लिखना है तो पहला नंबर डालिएगा। देखिएगा, भारतीय सूती कपड़े के उद्योग की गिरावट का सबसे मुख्य कारण इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी, जिसके कारण उसने भारत से सूती कपड़े का आयात बंद कर दिया। भारत से सूती वस्त्र कपड़ों का क्या कर, भारत से जो मंगाते थे इंग्लैंड के लोग, वो क्या किए, आपको बंद कर दिए, जिससे भारत में क्या होगा, कपड़े के निर्यात में गिरावट आ गई थी। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, दूसरा नंबर का क्या है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी कम कीमत में भारतीय कपास या रुई खरीद कर इंग्लैंड में भेज देती थी, जिससे भारतीय निर्माताओं को अच्छा कपास मिलना मुश्किल हो गया। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लैंड के लोग जो भारत पे आपका राज्य करते थे, वो यहाँ से क्या करते थे कि कपास हुआ, रुई हुआ, यहाँ सस्ते दामों पर खरीदते थे और विदेश में बेच देते थे। ठीक है। और जिससे यहाँ पे क्या हो गया कि कपास मिलना मुश्किल हो गया था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये तो पहले का जवाब आपको इतना ही लिखना था। यदि आप जैसे बताएं इस तरह कापी को स्वच्छ एवं सुंदर लिखते हैं, काट पीट नहीं करते हैं, तो पूरा का पूरा नंबर इस प्रश्न पे आपको मिल जाएगा। 4 नंबर का 4 नंबर एग्जामिनर पूरा देगा, 1 नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है फ्रेंड्स, कि भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। ये प्रश्न आपको आ रहा है, कीजिएगा, नहीं तो अथवा में दिया, इन दोनों में से किसी एक को ही करना है। ये 4 नंबर का है। ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए दूसरे प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाएंगे, प्रश्न से ही हेडिंग बनता है फ्रेंड्स, बार बार बता रहे हैं आपको। भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के क्या मूल सोच थे, यहाँ से सिर्फ क्या हटा दीजिएगा और लिखिएगा भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे सोच। अब देखिए यही आपका हेडिंग बनकर तैयार हो गया, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे सोच, हो गया ना। और ये प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिख लीजिएगा और स्केल से ऐसे खींच ले, सभी प्रश्नों को इसी तरह आप स्केल से बाकायदा खींचना है फ्रेंड्स। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे सोच क्या थी, निम्नलिखित थे। अब इसको देखिए आप लिख लीजिएगा, क्या है सोच, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों को लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण के पीछे आधारभूत सोच यह है कि अनेक मुद्दों और समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है, लोगों को अपने क्षेत्र की समस्याओं की अच्छी समझ होती है। ठीक है। देखिए फ्रेंड, जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां जो होती है स्थानीय लेकर सरकार को यहाँ से दे दिया जाता है ना, जब केंद्र में कुछ समस्या है, राज्य में है, उसकी क्या क्या शक्तियाँ वो आपको इकट्ठा करके वो सरकार को दी जाती है, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है। इसको लिखने के बाद इतना पॉइंट लिखिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है कि विकेंद्रीकरण के पीछे उसकी सोच क्या थी फ्रेंड्स। तो देखिए आपका सोच है, 2-3 पॉइंट इस तरह लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख लीजिए या ब्लू पेन से ही लिखिएगा, लेकिन नंबर जो है ब्लैक पेन से ही डालिएगा, जैसे 1, 2, 3। देखिए चुनाव कराना संवैधानिक बाध्य बन गया, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होना चाहिए, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया जाना चाहिए, गांव में ग्राम पंचायत का निर्माण करना चाहिए, पंचायत समिति का गठन करना चाहिए। ये विकेंद्रीकरण का सोच था। तो जितने भी पॉइंट बताएं फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और देखिए इसी प्रकार से कापी आपको लिखना है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर का सवाल है फ्रेंड्स कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख करें तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का है। यह प्रश्न आज कीजिएगा, नहीं तो अथवा में कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अथवा वाला एक करके बताते हैं कि अथवा वाला प्रश्न यदि आपको करना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए जब अथवा वाला करना होगा तो इस प्रकार से लिखिएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 3, और अथवा वाला कर रहे हैं तो इस तरह कोष्टक बनाकर अथवा लिख लीजिएगा और स्केल से खींच लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपको इसका हेडिंग बनाना है तो बना लीजिएगा, अभ्रक की उपयोगिता, ये हेडिंग हो जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा अभ्रक की उपयोगिता। अब देखिए फ्रेंड्स अभ्रक की कहाँ कहाँ पे उपयोगिता है लिखिए। देखिए
अभ्रक का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स, विद्युत को रोकने के लिए पतली पतली परत बनाने में उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो घर में पंखा लगा होता है उसमें कंडेंसर लगा होता है ना फ्रेंड्स, उसी कंडेंसर में भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, डायनमो हो गया, उन सभी जगहों पर भी अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके अलावा लैंप पंप हो गया, इसके स्टोव और भट्टी हो गई, इन सभी जगहों पर अभ्रक के उपयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, पूछा है प्रश्न में कि दो उत्पादक राज्य कौन सा है, तो लिखिएगा हेडिंग के तौर पर दो उत्पादक राज्य। अभ्रक के दो उत्पादक राज्य निम्नलिखित इस प्रकार से लिखिएगा। लिखने के बाद लिखिएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे अभ्रक सबसे अधिक मात्रा पे उत्पादक होती है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 का पूरा जवाब कंप्लीट था। यदि आप इतना लिखते हैं तो पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर आपको देता है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए आपका चौथा नंबर का सवाल क्या है, राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए, देशों की स्थिति की तुलना के लिए इनमें से कौन सी विधि बेहतर है। 4 नंबर का है। इसके अलावा अथवा में दिया है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए, अथवा दोनों में से किसी एक प्रश्न जो सिंपल लगेगा उसे ही आप कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पे आपको अथवाला मतलब करके बता रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है, इसका अथवाला करना तो इस तरह अथवा जरूर लिखिएगा और इसके ऐसे खींच लीजिएगा। अब देखिए हेडिंग क्या बनाएंगे, विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, तो लिखिएगा विदेशी व्यापार का अर्थ, या विदेशी व्यापार सिर्फ हेडिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, विदेशी व्यापार का अर्थ का मतलब होता है कि जब 2 देशों के बीच में वस्तुओं को आयात निर्यात किया जाता है तो वहाँ पे उस व्यापार को क्या कहते हैं, विदेशी व्यापार। इसे ही अपने शब्दों में देखिए कैसे लिखना है आपको, विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक लेन देन जो 2 देशों के बीच किए जाते हैं। प्राय व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल की जाती है, ठीक है। तो इस तरफ 2 देशों के बीच में वस्तु का आदान प्रदान करना ही विदेशी व्यापार कहलाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए क्या सुझाव है। तो फ्रेंड्स देखिए, हेडिंग तो हो गया विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के सुझाव। अब हेडिंग ये बनाएंगे कैसे, तो प्रश्न से ही हेडिंग बनाना है। देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि इसी में विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए, इसे ही हेडिंग बना लेंगे, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए सुझाव। देखिए यहाँ पे हेडिंग हो गया ना आपका, तो प्रश्न से ही आपको बार बार हेडिंग बनाना है, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए सुझाव। अब देखिए इसी को लिखेंगे, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए 2 सुझाव निम्नलिखित हो गया। अब देखिए पहला क्या है आपका, कि विदेशी कंपनियों के उत्पादन का उपयोग कम करके उसके स्थान, ठीक है, यहाँ पे उसके स्थान पर देश में स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा है, लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने के प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए अगले नंबर के सवाल को अगले नंबर का सवाल जो है उसका आंसर आपको बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ से स्टार्ट होता है वर्णनात्मक प्रश्न, जो का आपका 2 + 4 6 नंबर का रहेगा और 150 शब्दों में लिखना रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फिर से बता देते हैं, आपको कोई वहाँ शब्द बैठ के नहीं गिनेगा। 150 शब्द से ज़्यादा भी हो सकता है, 150 शब्द से कम भी लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 5, इसका आंसर आपको लिखना है। अभी लिख के इसका आंसर बता रहे हैं कैसे लिखना है। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन की विशेषता लिखना है। या इसके अलावा अथवा में दिया है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इस आंदोलन के किन्हीं 2 कारणों की विवेचना कीजिए। दोनों प्रश्नों में जो आ रहा होगा उसका आंसर आप दीजिएगा। हम चलिए आपको अथवा लग करके बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखिएगा, अथवा लिखिएगा, इसके ऐसे खींच लीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हेडिंग क्या बनाएंगे, यहाँ से लिखिए असहयोग आंदोलन पूछा ना, तो असहयोग आंदोलन इस तरह लिखिएगा। जब असहयोग आंदोलन लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था, यही पूछा है प्रश्न में। तो लिखिएगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा 1 दिसंबर 1920 ईस्वी में चलाया गया था। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अब फ्रेंड्स देखिए, आंदोलन के किन्हीं 2 कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए असहयोग आंदोलन के कारण, हेडिंग बना लेंगे, प्रश्न से ही हेडिंग बन जाएगा आपका। यहाँ पे लिखिएगा असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित 2 कारण हैं। पहला क्या है, रॉलेट एक्ट है, खिलाफत का मुद्दा है, स्वराज की प्राप्ति करना है, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना है। आपको 2 ही लिखना था, हम यहाँ पे 4 बता दिए हैं। ये कारण 4 थे जिसके कारण असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह यदि आप लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर 6 का 6 नंबर पूरा मिलेगा, इसलिए कि 2 नंबर इसमें मिल जाएगा और 4 नंबर इसमें मिलेगा, 6 नंबर आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका 6वां नंबर का सवाल क्या है, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है, इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। अथवा में दिया है, दोनों प्रश्नों में से कोई एक कर सकते हैं। यहाँ पे हम अथवा वाला करके आपको बताते हैं, इसलिए कि सिंपल अथवा वाला, ठीक है।
देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 इसे अथवा में लिखेंगे इस तरह। और यहाँ पे हेडिंग जो बनाना रहेगा फ्रेंड्स, जो प्रश्न है वही आपका हेडिंग है, भारत में महिलाओं में प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन, ये हेडिंग हो जाएगा, जो कि वही हेडिंग बनाए हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, यहाँ लिखिएगा इसका विवरण निम्नलिखित है। पहला क्या है फ्रेंड्स, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म लेते ही मार दिया जाता है, अधिकांश परिवार लड़के की पहचान रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स भेदभाव का क्या है कि महिलाओं को कहाँ कहाँ पे अपमानित किया जाता है, उनके साथ कौन सा दुरुपयोग किया जाता है, कौन सा भेद है। जैसे सरकारी पदों पे सबसे कम महिलाएं पाई जाती है, पुरुष ज़्यादा पाए जाते हैं। खेल कूद के क्षेत्र में भी देखें तो पुरुषों की संख्या ज़्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। अभी भी वर्तमान समय में फ्रेंड्स आपको महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल में जो माता पिता हैं कम भेजते हैं। तो यही सब आपको इसमें जो भेदभाव वही लिखना है फ्रेंड्स। देखिए उसी चीज़ को लिखे हैं आपको यहाँ पे। दूसरा नंबर का पॉइंट देखिए कि भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य थी, अभी भी महिलाओं को चार दीवारी के भीतर रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या है, महिलाओं में साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में नगण्य है, माँ बाप अभी भी लड़कों को पढ़ाना पसंद करते हैं। देखिए फ्रेंड्स माँ बाप अभी भी वर्तमान समय में देखा जाए तो महिलाओं को पढ़ाना पसंद कम करते हैं, लेकिन लड़कों को पढ़ाना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा चौथा पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट 5वां नंबर का है कि काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। फिर फ्रेंड्स इसके बाद आपका निष्कर्ष क्या है, कुछ लिख दीजिएगा 2-3 पॉइंट। देखिए क्या लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, लेकिन पुरुषों की तुलना में अभी भी बहुत पीछे है। भारत एक पितृप्रधान एवं पितृसत्तात्मक समाज है, जिसमें आज भी लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस प्रकार से पूरे प्रश्नों का आंसर आपको देना है, जिससे आप यदि लिखते हैं तो पूरे का टोटल का 6 नंबर का यदि प्रश्न है तो 6 का 6 पूरा नंबर आपको मिलेगा, 1 नंबर भी आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल को देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स आपका 7वां नंबर का सवाल आप पढ़ लीजिएगा, कितने नंबर का, 6 नंबर का है ना आपका। देखिए क्या है कि गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा में दिया है, ये प्रश्न आ रहा है तो इसका आंसर दीजिएगा अथवा में। ये कई बार आपको बता चुके हैं, यहाँ पे अथवा रख करके बता रहे हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 7 लिखिएगा, अथवा लग कर रहे हैं तो यहाँ पे कोष्टक में अथवा लिख लीजिएगा। यहाँ पे भूक्षरण है तो यही आपका हेडिंग बन जाएगा भूक्षरण। देखिए फिर भूक्षरण लिखिएगा, जल वायु नदी आदि जैसी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा भूमि की ऊपरी परत के तेजी से कटाव को एवं भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त होने को ही भूक्षरण कहते हैं। भूक्षरण से भूमि कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स आप भूक्षरण का मतलब भूमि का ऊपर का जो परत होता है वो किस प्रकार से कटा होता है, तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, आपको पता होगा इन सभी के द्वारा क्या होता है, ऊपर का परत क्या हो जाता है, कट जाता है और उससे क्या होती है, उसकी उर्वरता शक्ति खराब हो जाती है। वो भूमि क्या होता है कि अब कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाता है। तो यही होता है भूक्षरण। अब भूक्षरण को रोकने के उपाय में फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि पेड़ पौधा लगा दीजिए, घास लगा दीजिए, सीढ़ीनुमा खेती बना दीजिए, अच्छे से उसकी जुताई कीजिए। ये क्या होता है, भूक्षरण को रोकने के उपाय होते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा भूक्षरण के रोकने के उपाय, और भूक्षरण को रोकने के जो 4 उपाय पूछा तो यहाँ लिखिएगा 4 उपाय निम्नलिखित है। पहला है वन लगाना, पहला नंबर डालिए वन लगाना। ठीक है, हेडिंग के तौर पर बन जाएगा, वन लगाकर भूक्षरण को रोक सकते हैं, लिख दीजिएगा 1 लाइन में। दूसरा है घास लगाना, घास की जड़ें मिट्टी के कणों को आपस में बांधे रहती है तथा मिट्टी को बहने से रोकती है। यह घास लगाकर भी आप उसको लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला देखिए आप लिखिएगा हेडिंग तौर पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना। सीढ़ीनुमा खेत बनाकर भूमि कटाव को आप रोक सकते हैं। ठीक है, समुचित जुताई करना, अच्छे प्रकार से यदि आप जुताई करते हैं तभी पे आप क्या होता है, भूक्षरण को रोक सकते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं, ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है, जिससे भूमि कटाव में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड के एग्जाम में इस प्रश्न का आंसर देना था। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल जो आपका है 8वां नंबर का, उसका हल देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स 8वां नंबर का सवाल है, ये भी 6 नंबर का आपका है कि प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। आप
का आपको 8वां नंबर का पहले वाला ही करके बताते हैं। यहाँ पे हेडिंग आपका यही हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की विशेषता। तो फ्रेंड्स प्रश्नोत्तर संख्या 8 लिखिएगा। अब यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की जो यहाँ पे लिखा गया वही आपका हेडिंग हो जाएगा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों की विशेषता। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स लिखिएगा, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित है। अब यहाँ पहले लिखिएगा प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, जैसे कच्चे माल आ गए, कच्चे माल से आप क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, वही सब इसकी विशेषता हो जाती है। अब देखिए प्राथमिक क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित है। पहला नंबर डालिए, इस क्षेत्र का कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से आता है। ठीक है। दूसरा आप नंबर डाल के लिखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र अन्य सभी क्षेत्रों का एक आधार माना जाता है। तीसरा नंबर डालिए कि देश में सभी आर्थिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों के कारण संभव हो पाती है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको क्या है, बड़ी संख्या में रोजगार में सृजन होता है। ये प्राथमिक क्षेत्र के कुछ विशेषताएं थी। अब देखिए फ्रेंड्स द्वितीय क्षेत्र में आपको जो लिखना है, जो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल मिलता है उसी को आप लेके कोई नया पदार्थ बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। उद्योग धंधे क्या होते हैं, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यही सब पॉइंट यहाँ पे बस लिखना है। द्वितीय क्षेत्र की विशेषता निम्नलिखित है। क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट डालिएगा और लिखिएगा द्वितीय क्षेत्र वस्तुओं का निर्माण करता है। फिर इसके बाद लिखिएगा द्वितीय क्षेत्र एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करता है। चलिए अगले पॉइंट को बताते हैं। देखिए तीसरा नंबर अगर डाल के लिखिएगा कि द्वितीय क्षेत्र में विद्युत उपकरण खाद्य निर्माण होता है। फिर इसके अलावा विनिर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब इसके बाद 5वां नंबर का डालिएगा, द्वितीय क्षेत्र प्रायः प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल लेता है और घरेलू व्यवसाय, निर्यात और उपभोक्ता के लिए माल बनाता है। तो फ्रेंड्स आप बस एक बार इस पढ़ेंगे प्रश्नों को ना, तो सभी प्रश्न आप इतने सिंपल तरीका से लिख के बताएं कि आप एक बार लिखने के बाद सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। अब फ्रेंड्स चलिए मानचित्र वाले सवाल देखिए आपको कैसे बोर्ड के एग्जाम में हल करना है, बताते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स अब प्रश्न आपका स्टार्ट होगा, मानचित्र संबंधित प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स जब मानचित्र वाला प्रश्न हल कीजिएगा, पहले इसके निर्देश जो दिए होंगे उसको एक बार जरूर से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 9A तथा 9B मानचित्र से संबंधित है। पहला 9A में क्या करना है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर इस डॉट चिन्ह द्वारा नाम तथा सहित अंकन के लिए आपको एक आधा नंबर निर्धारित है। कहने का मतलब एक प्रश्न के लिए 1 नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पहला आपका प्रश्न है कि वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1920 में कहाँ हुआ था। तो इस प्रश्न का आपको पहले से आंसर पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ था। तो कलकत्ता में हुआ था। अब देखिए मानचित्र में भरना रहेगा। तो देखिए ये होता है पश्चिम बंगाल के बगल दोस्तों ये होता है आपका बांग्लादेश के बगल में ये पश्चिम बंगाल होता है, और पश्चिम बंगाल में आता है कलकत्ता, और कलकत्ता में आपका पहला अधिवेशन क्या है आपका, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सितंबर 1920 में कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में। इस तरह कलकत्ता तो लिखिए। लिखने के बाद 9वां का देखिए 9A का कौन सा है, पहला है ना, तो 9(1)A लिख लीजिएगा। इस तरह जरूर ये लिखना मत भूलिएगा, जिससे आप एग्जामिनर ये देख के पहचान ले कि कौन सा प्रश्न का आंसर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था, तो कहाँ पे तोड़ा था, डांडी में। तो इसका देखिए कैसे भरेंगे, ये गुजरात है, गुजरात में पड़ता है आपका डांडी, तो डांडी लिखिएगा। और 9A का सेकंड वाला है तो 9A का इस तरह करके सेकंड लिख लीजिएगा। इसके अलावा देखिए वह स्थान जहां जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, तो कहाँ पे घटी थी, तो अमृतसर पंजाब में। तो अमृतसर देखिए पंजाब है का, तो ये जम्मू कश्मीर है, इधर आ जाता है ये आपका पंजाब में यहाँ पे आता है अमृतसर लिखिएगा। लिखने के बाद देखिए 9A का तीसरा है ना, तीसरे जरूर लिखिएगा। प्रश्न कौन सा है लिखना आपको जरूरी है। अब देखिए फ्रेंड्स चौथा नंबर का है कि देखिए चौथा नंबर का प्रश्न देख लीजिए है क्या, वह स्थान जहां महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आपको पता है कि किसान सत्याग्रह आंदोलन चंपारण बिहार में हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए मानचित्र देखेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बगल में ये बिहार है। बिहार में इस पॉइंट पे आता है आपका चंपारण लिखिएगा। लिखने के बाद 9A का चौथा नंबर लिख लीजिएगा। वह जिला जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई कहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स, तो आप सभी को पता है कि चौरी चौरा का जो घटना हुआ था आपका गोरखपुर में हुआ था, और गोरखपुर पड़ता कहाँ, उत्तर प्रदेश में। तो आप जब मानचित्र देखेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 9A का ये गोरखपुर लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से 9A का सभी प्रश्नों का आंसर आपको इस प्रकार से मानचित्र में देना है। चलिए फ्रेंड्स अगले नंबर के सवाल को देखते हैं। देखिए आपका अगला नंबर का जो सवाल है वो भी आपका एक मानचित्र से संबंधित ही है। 9B देखिए दिया है, निर्देश देखिए फ्रेंड्स जरूर पढ़ लीजिएगा। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको इसमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी उसका नाम लिखना है और इस C चिन्ह द्वारा आपको दिखाना है। यदि सही दिखाते हैं तो आपको टोटल 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। देखिए देख लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, मानचित्र पे जब भरना है आपको तो ये मानचित्र मिलेगा। अब पता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो पहले नंबर देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है, तो ये आपको चिन्ह सी बनाइए, कोष्टक में घेर लीजिएगा, ठीक है। और ये कहाँ पे आपका, देखिए इसकी राजधानी लखनऊ है ना, तीसरा सी बना के 9B का फर्स्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा, नर्मदा नदी पर बना एक बांध बराबर चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो नर्मदा नदी पर बना जो बांध है फ्रेंड्स, सरदार सरोवर बांध है। तो इसको देखिए लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध है कहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये है आपका गुजरात में। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जब नर्मदा नदी यहाँ पे है और ये आपका गुजरात है, गुजरात में यहाँ से आपका सरदार सरोवर बांध है। इस तरह गुजरात में आप बराबर का चिन्ह इसी तरह दिखा दीजिएगा और यहाँ पे लिखिए 9B का सेकंड वाला है ना, और ये सरदार सरोवर बांध हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत की प्रमुख नदी वाई चिन्ह द्वारा दिखाना है। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी हम कावेरी नदी को दिखाते हैं, जो तमिलनाडु में है। देखिए फिर इस तरह देखेंगे तो ये वाला भाग आपका तमिलनाडु है यहाँ पे, और इस तरह वाई बनाइएगा और इसे घेर लीजिएगा और लिख दीजिएगा कावेरी नदी। और 9B का कौन सा है, तीसरा है, तीसरा दिखा दीजिएगा। और अगला है कि भारत किसी एक जूट उत्पादक राज्य चिन्ह द्वारा दिखाना है। तो भारत में जूट उत्पादक राज्य जो है फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको पता होगा कि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बगल में पश्चिम बंगाल है। इस तरह आप चिन्ह द्वारा दिखा के पश्चिम बंगाल लिख लीजिएगा। और 9B का होता है चौथा ना, तो 9B का चौथा लिखना मत भूलिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए अगला क्या है कि भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताना और चिन्ह दिखाना है। तो फ्रेंड्स देखिए भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम जैसे कलपक्कम है, कलपक्कम है कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो देखिए फ्रेंड्स ये तमिलनाडु है, यहाँ पे ऊपर इस तरह चिन्ह बना लीजिएगा, इसको आप कलपक्कम खींच के तीर कलपक्कम लिख लीजिएगा। और यहाँ पे 9B का कौन सा है, पाँचवा है ना, पाँचवा नंबर दिखा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपका इस पेपर का संपूर्ण हल आप सभी को बता चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।